नहीं सही है। ओके, सो 2025 का पेपर है भाई ये। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, मोल निकालेंगे CO2 के। ओके, CO2 के मोल मैं निकालूंगा 8.8 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जो कि 44 है। और जो भी आंसर आएगा उसको मैं, चलो पहले मुझे आंसर बताओ मोल का। मोल का क्या आंसर आ रहा है? 0.2। 0.2। ओके, जी। फिर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगा किसके, CO2 के। 0.2 टाइम्स एवोगैड्रोस नंबर। और फिर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूंगा इसके। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दूंगा, क्योंकि CO2 में 3 एटम्स हैं, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो जो भी जी। आंसर आए। बी। बी आंसर आ रहा है। जी। ओके, बी आंसर है। फिर कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर देयर इन 40 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.050 मोल पर DM क्यूब मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो पहले तो आप मोल निकालो ओवरऑल के। तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम। कॉन्सेंट वॉल्यूम को, तो पहले तो ये बताओ कि क्या आंसर आया। यस, 0.002। 0.002। अब जी। ये जो मोल आए ना तुम्हारे पास, ये आए हैं ओवरऑल के, यानी कि इसके। अब हमें पता है कि 1 मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ इज इक्वल टू हाउ मेनी आयोन्स, 3 आयोन्स। 3 आयोन्स कौन कौन से होंगे? एक Mg2+ होगा और 2 नाइट्रेट्स आयोन्स होंगे। तो तभी मैं अपने आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर आ जाएगा 0.006, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जी। water molecule containing the isotopes of hydrogen and oxygen, hydrogen 1 and hydrogen 16, has a mass of this. What is the mass of an atomic mass unit measured in grams? क्या कहती हो? इसका नहीं पता। हम्म, इसका नहीं पता। इन्होंने तुम्हें दिया भी हुआ है ये। हम्म। um, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल H2O है। उसमें कह रहा है containing the isotopes of hydrogen and oxygen, hydrogen 1 and oxygen 16 has a mass of 2.9908 exponent minus 23 grams. What is the mass of an atomic mass unit measured in grams? तो इसको जरा करो ना कैलकुलेट। एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो 1.0080। ओके, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 15.995। इसका मुझे बताओ जरा क्या आ रहा है H2O का।
और ये एटॉमिक मास यूनिट में दिए हुए हैं आपको। जी। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ, एक सेकंड। हाँ, 18.0। कितना आ रहा है? 18.0। 18.0 आ रहा है आंसर। अच्छा, 1 AMU में ना, 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं। 1 AMU में इतने ग्राम्स होते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन है, याद रखना ये, कि 1 AMU इज जी। इक्वल टू दिस मच ग्राम्स। तो इन्होंने हमसे यही तो पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन एटॉमिक मास यूनिट मेजर्ड इन ग्राम्स। तो ये यूनिट कन्वर्जन, ये स्टैंडर्ड है। 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम्स। तो ये आंसर है आपका सी। ये मैंने हाँ, इसलिए चेक करवाया कि एग्जैक्ट आपका आंसर यही आ रहा है, H2O का। एटॉमिक मास यूनिट में हम बेसिकली कर रहे होते हैं, वो ग्राम्स में नहीं ले रहे होते हैं हम पीरियोडिक टेबल से। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको जैसे होता है ना, 1 DM³ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही वन जी। ए एम यू इज इक्वल टू लाइक इतने ग्राम्स होते हैं ये। ओके। ये देखो जरा, ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। NXO4 इज किया 100 माइनस 69.57 किया, तो मुझे नाइट्रोजन की परसेंटेज पता लगी जो कि 30.43 आ रही थी। ये मेरे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम है। अब ये आपको जो है ना टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे वो ऑप्शन देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ओवरऑल इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है। तो हमने सब्स्टिट्यूट करना है इसको 1 बाय 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर नहीं आया, है ना। तो जब जी। मैंने इसको एज अ टोटल मास रखा, एज अ टोटल मास जब मैंने इसे रखा, और एक नाइट्रोजन के साथ भी इसका आंसर सही नहीं आ रहा था, तो हमने इसको क्या किया, फिर जी। मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 30.43 मैच कर गया। तो यानी जब मैं इस टोटल मास को यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास परसेंटेज बिल्कुल सही आ रही है, जो कि हमने यहाँ से निकाली थी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। फिर कहता है 4 different solutions contain chloride ions. 3 of the solutions contain the same number of moles of chloride ions. Which solution contains a different number? अब ऑब्वियसली हमें सबके निकालने पड़ेंगे ताकि मुझे क्या पता लग जाए, डिफरेंट पता लग जाए। तो जब मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया तो कंटेन क्लोराइड आयंस। तो इसको मैं क्या करूंगा, 15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.80। इसी तरह से जब मैं इसे करूंगा 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.40। इसी तरह से जब मैं इसे करूंगा, सो 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.90। इसी तरह से 20.20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.60। तो इसका जो फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है आपको, वो क्या है, HCl है। ये आपका क्या है, आयरन 3 क्लोराइड है, बोले तो FeCl3 है। इसी तरह से ये MgCl2 है। इसी तरह से ये NaCl है। जो भी आपके आंसर आएगा, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कराओगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कराओगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कराओगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कराओगे। तो फिर हम देखेंगे कि वो कौन सा डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो आप मुझे सबके आंसर बताओ, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक। सर, सी का डिफरेंट आ रहा है, बाकी सारे सेम है। बस बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। सी आंसर है फिर हमारा, इसका मतलब है। ठीक है।
A solution contains 95 ppm of a solute. What mass of the solute is dissolved in 1 kilogram of this solution? Hmm. So सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 1 ppm is equal to what? 1 um, ppm is equal to like how many grams basically? तो mg/kg नहीं होता, बताया था शायद। क्या? mg/kg ppm का फॉर्मूला आई गेस। अच्छा वो यूनिट कन्वर्जन बता रही है कि 1 ppm इज इक्वल टू वैसे 1 ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम्स पर लीटर, milligrams per liter. So 1 ppm is equal to milligrams per liter. ओके। ओके हाँ जी। तो अब वो कह रहा है कि what mass of the solute is dissolved in 1 kg of this solution? What mass of the solute is dissolved in 1 kg of this solution? इन्होंने आपको 95 ppm भी दिया हुआ है, इन्होंने आपको 95 ppm भी दिया हुआ है, तो वो 1 किलोग्राम का पूछ रहा है आपसे। जी। अच्छा 1 लीटर 1000 मिलीलीटर एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। तो 95 ppm मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम्स। ओके 1 मिलीग्राम्स। तो हमें तो किलोग्राम्स में चाहिए ना, तो मैं क्या करूं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा दूंगा मैं, जी। 1000 से डिवाइड करा दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0.095। यस, so सी ऑप्शन सही है इसका। तो ये आपको इसमें ये पता होना चाहिए। A sample of hydrated magnesium sulfate contains 43% biomass of water. What is the formula of this magnesium sulfate? भैया आप निकाल लो यार, किसका आ रहा है 43% biomass of water? वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो मतलब कि हम इसको कैसे जो है ना वो करेंगे, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी हो वो ऊपर divided by total multiply by 100, 9H2O ऊपर divided by total multiplied by 100, इसी तरह से 5H2O ऊपर divided by total multiplied by 100, इसी तरह से 2.5H2O ऊपर divided by total multiplied by 100, इसी तरह से 1.25 वाटर ऊपर divided by total मल्टीप्लाइड बाय 100। हम देख लेंगे इसमें किसकी परसेंटेज 43% आ रही है, सिंपल सी बात है। सर टोटल 43 लिखेंगे ना नीचे? टोटल नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी इसका तो यूज ही नहीं है कोई, इससे तो मैच करना है मुझे किसका आंसर आ रहा है 43। ये तो परसेंटेज दी हुई है, टोटल मास थोड़ी दी है, मैं आपको निकालना है टोटल मास तो। ओके, तो टोटल एमआर होगा फिर। यस। थोड़ी सी वर्किंग है लेकिन है बिल्कुल बेबी। सर सारे कैलकुलेशन वाले हैं। है ना। पेपर बैलेंस्ड होता है, आगे होंगे ऐसे क्वेश्चंस, बैलेंस्ड होता है पेपर। जी।
सर बी में आ रहा है 43। बी में 43 आ रहा है तो बस बी सही होगा फिर। ओके, ओके हो गया। Ethanoic acid can be produced by the oxidation of butane. The atom economy by mass for the production of ethanoic acid is this. तो क्या कहती हो? फॉर्मूला लगाना होगा। Desired product over MR of reactants into देखो 100. क्या आ रहा है आंसर। Okay. फॉर्मूला इसका यही होता है ना, mass of your desired product, that is in this case ethanoic acid, divided by the total, multiplied by 100. Total reactants, right? Total product. Oh, okay. D आ रहा है 87। क्या आ रहा है? D। डी फॉर डॉक्टर। जी। ओके, तो आपने क्या किया इसमें, एथेनोइक एसिड को ऊपर रखा और आपने क्या किया, जी यही किया। मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया एंड यू गॉट ये ऐसे ही। जी। ओके हो गया। The first four ionization energies of the elements gallium, indium, germanium, and tin are shown. Which values are the first four ionization energies of gallium? Periodic पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम एंड टिन, तो गैलियम कौन से ग्रुप में, आई थिंक सो इट्स इन ग्रुप 3 है मेरे ख्याल है। जी ग्रुप 3 में। सो ग्रुप 3 का मतलब ये है कि थर्ड और फोर्थ में बिग जंप होना चाहिए, ये सुनो। या तो बी लग रहा बी में डबल हो गया ना, है। ये जी। देखो ज्यादा जंप है। इनको जी। सब्ट्रैक्ट करवा लेना वैसे सबको, जिसमें सबसे बड़ा जंप है वही आपका ऑप्शन है ऑब्वियसली। अगर अंदाजा ना हो रहा हो तो हम ये कर सकते हैं। ओके। सल्फर हैज अ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, हमें भी पता है क्योंकि सल्फर एसिड होता है। Which is a possible reason for this? Sulfur molecules have a greater permanent dipole than phosphorus molecules. नहीं भाई, ये तो नहीं है। परमानेंट डायपोल कहाँ से आ गया यार इसमें, इसमें तो टेम्पररी डायपोल है। जी। सल्फर हैज स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड्स देन, भाई कोवेलेंट उसमें भी है उसमें भी है, स्ट्रॉन्गर और वीक की बात नहीं होती है, कोवेलेंट इज कोवेलेंट चाहे वो किसी में भी हो। सल्फर हैज अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जायंट कब से हो गया ये, जायंट तो तीन ही होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, सो ऑब्वियस सी बात है डी सही होगा। मोर इलेक्ट्रॉन्स देन फास्फोरस, क्योंकि S8 है ना, तो एक सल्फर इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है P4 में फास्फोरस इज 31 टाइम्स 4। अब मैं इसका मास ले रहा हूँ, मुझे वो लेना है प्रोटॉन नंबर। फास्फोरस इज 15 टाइम्स 4, सल्फर इज 16 टाइम्स 8, ऑब्वियस सी बात है सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और
इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसी वजह से उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक। Which species are arranged in order of increasing radius? देखो पक्की बात है कि एनायॉन्स का जो रेडियस होता है ग्रेटर देन कैटायॉन्स। जी। रेडियस ऑफ तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया यार, बेहतरीन हो गया, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कुछ सोचे समझे। क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये सबसे स्मॉल ऐसा नहीं हो सकता, कैटायॉन्स आर स्मॉलर बेसिकली। ओके। जी। जी। Which cation would be the most polarizing? um A, small radius, large charge. Yes, 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 yes. स्मॉल रेडियस हो और लार्ज चार्ज हो तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा है। यानी कि एल्यूमिनियम 3+, छोटा भी है और चार्ज भी ज्यादा है। जी। Aluminium is smaller than magnesium and sodium, है ना? And जी। charge is also greater, तो इसकी polarization power is higher, तो ये किसी भी अपने साथ वाले को आराम से अट्रैक्ट कर सकता है, पावरफुल है, पावरफुल। इसी तरह से कहता है इन द गैस फेज PCl5 exist as a molecule, they are trigonal bipyramidal, लग रहा भी है। Each chlorine atom can be replaced one at a time by a fluorine atom. The two axial chlorine atoms are replaced before the three equatorial atoms. यानी फ्लोरीन से हम उसे जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, फ्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं हम इसे। तो which of the resulting molecules does not have a permanent dipole? Which of the resulting molecules does not have a permanent dipole? असल में um होता ये है, देखो परमानेंट डायपोल आता कब है, जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है ना, तो परमानेंट डायपोल आ जाता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो है ना, फ्लोरीन भी आके लग गया, फ्लोरीन भी आके लग गया, और जो है वो परमानेंट डायपोल भी नहीं है। बड़ी हैरत की बात है यार। और उसने क्या कहा है कि ईच क्लोरीन एटम कैन बी रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम बाय अ फ्लोरीन एटम। तो द टू एक्सियल क्लोरीन एटम्स, यानी कि ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन को हमने रिप्लेस कर दिया है फ्लोरीन से। सो विच ऑफ द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल? तो जब हमने दो फ्लोरीन को रिप्लेस किया है क्लोरीन से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यही सही होगा ना। दो जी। फ्लोरीन को हमने रिप्लेस किया है। और देखो ये जो फ्लोरीन आपके पास लगेगा ना, चूंकि ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ये। दैट्स द रीजन कि उसमें परमानेंट डायपोल होगा ही नहीं। होता 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 अगर इनकी पोजीशंस चेंज होती, डायपोल्स कैंसिलेशन नहीं हो रही होती, डायपोल कैंसिलेशन की वजह से इसका परमानेंट डायपोल है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि यार आपके पास CH3Cl है ना, तो ये आ गया, ये Cl आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो ये डायपोल कैंसिलेशन नहीं हो रही है, ये पोलर बन गया है, ये पोलर बन जी। गया है। लेकिन अगर चारों क्लोरीन लगे हुए होते तो लेफ्ट राइट को, टॉप बॉटम वाले को कैंसिल कर रहा होता है, डायपोल एग्जैक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसका हम कहते हैं कि भाई ये ओवरऑल नॉन पोलर बन गया। यहाँ पर भी यही हो रहा है, तभी तो वो पूछ रहा है कि रिजल्टिंग मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल है ही नहीं, तो इसलिए भी ऑप्शन इज करेक्ट। Which hazard warning symbol would be found on a bottle of hexane? अब आपको पता है ना कि हेक्सेन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हेक्सेन हमारा, और ये फ्लेमेबल होता है। जी। तो फ्लेमेबल के लिए
कौन सा ऑप्शन सही होता है वैसे? ए। यस, अच्छा बी भी मैच कर रहा है इससे, बी भी मैच कर रहा है। corrosive है ना कि नहीं? बी, बी जो है ना बी, ये करोसिव, तो इसका मतलब ये है कि करोसिव के लिए ये नहीं होता असेंबल। अच्छा। करोसिव का सिंबल ये होता है, हाथ पे गिरता है तो इट बर्न स्किन बेसिकली। इसी तरह से आप का जो नीचे वाला है, ये टॉक्सिसिटी के लिए होता है, तो हेक्सेन टॉक्सिक नहीं होता। जी। तो फायर कैच जब करेगा तो कुछ इस तरह से होगा। देख रही हो इसके बीच में भी आपको ऐसा नजर आ रहा है? इतना ऐसा कब होता है यार, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। हेक्सेन आपका जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सैंपल है ये। आईयूपीएसी नेमिंग, इसमें तो आपको सबसे पहले चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले अपनी लॉन्ग चेन तो सिलेक्ट करो, फिर तो आपको ब्रांच का पता लगेगा। यही तो प्रॉब्लम आती है इसमें कि मैंने जो लॉन्ग चेन सिलेक्ट की वो मैंने ये वाली की। ओए भाई, मैंने ये वाली सिलेक्ट की है, तो ये वाली जो है ना वो मेरी दो ब्रांचेस बन गई हैं। ये वाली मेरी दो ब्रांचेस बन गई हैं। तो एक मेरी ये ब्रांच है और एक मेरे पास ये ब्रांच है। तो ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल, वो तो एक ही सही है, दैट इज बी, दैट इज बी। जी। Which statement about the cracking of crude oil is true? The cracking of crude oil separates the mixture into pure compounds. क्रूड ऑयल की जब हम क्रैकिंग करवा रहे होते हैं, अगर आपको याद हो, हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन हो रहा होता है इनटू दी स्मॉलर वंस। तो स्मॉलर वन भी कोई प्योर नहीं होता, वो एवरेज कार्बन एटम को जो है ना वो डिक्री मतलब के ब्रेक डाउन कर रहा होता है। और दूसरा बी में कह रहे हैं सेपरेट्स द मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस, सेपरेट्स द मिक्सचर इनटू। देखो मिक्सचर, क्रैक, व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग तो पूरे कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, पूरी लार्ज चेन होती है और हायर टेम्परेचर पे चेन बीच में से टूट जाती है। चेन इज अ कंपाउंड, चेन इज नॉट अ मिक्सचर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये मिक्सचर मिक्सचर वाला सीन इसमें हो नहीं सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको भी गलत कर दिया। सी को देख लेते हैं। सेपरेट सैचुरेटेड फ्रॉम अनसैचुरेटेड, मतलब कि अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि सिंगल बॉन्ड। कि वो क्या कह रहा है कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ रहा होता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड से जो है वो सिंगल बॉन्ड आ रहा हो। हाँ, हमने ये देखा है जरूर कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है तो डबल बॉन्ड वाला बन रहा होता है ना? अगर आपको याद आ रही हो क्रैकिंग, तो उसमें जी। हमारे पास जो फ्रैक्शंस बन रहे होते हैं वो एल्केन भी होते हैं, एल्कीन भी होते हैं वो। दूसरा फिर वो डी में कह रहा है कि डिक्रीजेस द एवरेज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये तो पक्की बात है कि, अच्छा उनमें तो डाउट है ना कि ये नहीं हो रहा होता, ये हो रहा होता है, लेकिन ये पक्का है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो लेकिन क्रैकिंग में आपके जो टोटल कंपाउंड है वो टूट रहा होगा। टूटने का मतलब उसका साइज कम हो रहा है, साइज कम होने का मतलब उसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे होंगे। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कहता है कि ब्रोमीन एंड ब्रोमीन वाटर, अच्छा, कैन बी यूज टू टेस्ट for a carbon-carbon double bond, when bromine water reacts with 2-methyl butene, there is one major organic product. What is the skeletal formula of the major product? तो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूं कि ब्यूट, ब्यूट बोले तो चार, 2 मिथाइल का मतलब सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और उसी पोजीशन पे आपके पास एक डबल बॉन्ड भी है। कहता है कि जब इसका तुम रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर से तो मतलब यह है कि एक ब्रोमीन है और एक OH है। तो अब क्या कहते हो कि जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा
तो इसका मतलब ये है कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसने इस पर अटैक करना है, इसने इस पर अटैक करना है, और ये सिंगल बॉन्ड आ जाना है। और हमने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया था, अगर आपको उसकी स्टेटमेंट याद हो, तो नेगेटिव स्पीशी उस कार्बन पे लगती, नेगेटिव स्पीशी उस पॉजिटिव कार्बन पर लगती है जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ OH लगेगा तो दैट वुड बी गुड। क्या कहती हो ईमान, है ना? तो जी। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, तो वो तो मेरे पास ऑप्शन ए ही आ रहा है। बाकी तो स्ट्रक्चर ही मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग ही बने हुए हैं अजीब अजीब से। ये देखो, ये क्या है भाई, थर्ड पोजीशन पे कब लग गया यार? तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। यानी अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर होता, अगर मैं इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाता, तो चार कार्बन को मैंने यूं करके बनाया पहले, चार कार्बन को मैंने यूं बनाया, और ये मेरे पास एक ब्रांच है, और इसी के नीचे आके OH लग गया है, इसी के नीचे आके OH लग गया है, और यहाँ आके कौन लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये एग्जैक्ट इसी से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये मेजर प्रोडक्ट है आपकी। ठीक। Which of these formulae are correct for the compound 1,4 diethyl cyclohexene? Which of these formulae are correct for the compound 1,4 diethyl cyclohexene? तो 1,4 diethyl, 1,4, 1 2 3 4 diethyl cyclohexene। तो स्केलेटल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। भाई आप पहले इसका फॉर्मूला निकाल के मैच तो कर लो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। ओके, 10 कार्बन एटम्स हैं, और और तीन हाइड्रोजन यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे, एक यहाँ होगा, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ। सबको ऐड करो, देखो आ रहा है, टोटल 18 बन रहा है। सर 1 कैसे आया उधर? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, क्योंकि बाकी तो इस कार्बन ने तीन बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, दैट्स व्हाई। ओके। यस। तो ये टोटल 18 बन रहा है, तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको जरा तुम सिंप्लीफाई करो, 2 के टेबल से डिवाइड करवा दो, तो ये भी सही आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। जी। जी। हाउ मैनी how many pi bonds and how many sigma bonds are present in this molecule? ये pi, 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 टोटल पाए है चार, चार चार वाले दो ऑप्शन है, ए एंड बी। सिग्मा जब मैं काउंट करूंगा, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 तो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 14 है हमारे पास। अब मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, अब मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। इसके साथ दो होंगे, इसके साथ एक होगा, इसके साथ दो होंगे, इसके साथ दो होंगे, इसके साथ एक होगा, इसके साथ तीन होंगे, इसके साथ दो होंगे, इसके साथ दो होंगे, इसके साथ एक होगा, इसके साथ तीन होंगे, इसके साथ तीन होंगे। तो अब जरा गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 और 14 कितने हो गए? 36। 38 आना चाहिए, कहीं मिस कर दिया होगा वैसे मैंने। और ऑब्वियस सी बात है, बी आंसर है इसका, 31 हो नहीं जी। सकता, ज्यादा ही आ रहे हैं, जी। है ना? देख लेना, जी। हो जाएगा सारे। which structure is a Z isomer? A B C D, क्या कहती हो? इज अ Z isomer, Z बोले तो सिस आइसोमर, सिस 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 सिस। जी। सेम साइड पे कौन है?
मॉलिक्यूलर मास सेम सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अगर एक तरफ हो या सिमिलर, सो दैट वुड बी सेस, बाकी ट्रांस होगा। देखो इन दोनों का मास, CH3 का मास और क्लोरीन का मास ये 35.5 है, और CH3 का कितना होता है? 15 होता है ना। इसका भी जी 15 है और इसका 1 है। 15 है और ये 1 है। तो हाई प्रायोरिटी हम किसे दे रहे हैं? जिसका मास ज्यादा है। क्लोरीन हमारी हाई प्रायोरिटी है और कार्बन हमारी हाई प्रायोरिटी है। तो हाई प्रायोरिटी वाले मैसेज ऑपोजिट लगे हुए हैं, हाई प्रायोरिटी वाले। तो ये तो आपका ट्रांस हो गया, सिस तो नहीं है ये। इसी तरह से इसका मास है C2H5 29 और ये 35.5। इसका मास है 17 और इसका है 1। तो मेरे हाई प्रायोरिटी ये है, ये दोनों ऑपोजिट है, तो ये भी ट्रांस है। इसी तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन और ये वाला क्लोरीन, तो हाई प्रायोरिटी आपका जो है वो अगेन आपका ऑपोजिट लगा हुआ है। ओके, तो ये भी क्या है हमारा? ट्रांस आइसोमर है। ऑब्वियस सी बात है, डी बचा मेरे पास। ये 35.5 है और ये मेरा क्या है? 15 है। तो ये मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। Chloroethene and 1-chloropropene are the first two members of a homologous series। सेक्शन बी शुरू हो गया ना, तो ये अभी होगा नहीं। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप कर देता हूँ, खराब हो जाएगा वरना सिस्टम।